नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जो ऊपर से देखने में शायद उतना एक्शन पैक्ड न लगे, पर असल में इसने अंदर ही अंदर पूरे भारत की शक्ल बदल कर रख दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। एक ऐसा दौर जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की नींव तैयार की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन 400 सालों में, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच एक नई धातु, एक नया सोशल स्ट्रक्चर और एक बिल्कुल नई सोच ने मिलकर भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि हमें पता हो कि हम इतिहास में कहां खड़े हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल के खत्म होने के ठीक बाद और जो बड़े बड़े महाजनपद बने उनके शुरू होने से ठीक पहले के दौर की। ये समझिए कि ये इन दो बड़े युगों के बीच का एक बेहद जरूरी पुल था। तो इस नए युग की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े शिफ्ट के साथ, और वो शिफ्ट था ज्योग्राफिया का। जी हाँ, सभ्यता का पूरा नक्शा ही बदल रहा था। अब देखिए ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ थे ऋग्वैदिक लोग जो सप्त सिंधु यानी आज के पंजाब और उसके आसपास के इलाके में बसे थे, और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसक कर पूरब की तरफ आ गया, गंगा और यमुना के बेहद उपजाऊ मैदानों में। और यहीं पर कुरु, पांचाल जैसे नए पावर सेंटर्स का जन्म हुआ। अब जब जमीन बदल रही थी तो जाहिर है समाज कैसे वहीं रह सकता था। तो भूगोल के साथ साथ समाज का पूरा स्ट्रक्चर भी बदल रहा था। एक बिल्कुल नया सोशल ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, और ये पहले से कहीं ज्यादा सख्त, कहीं ज्यादा रिजिड था। और ये वो ढांचा था जिसने आगे चलकर भारतीय समाज पर अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ी। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था पहले थोड़ी लचीली थी, कर्म पर आधारित थी, वो अब जन पर आधारित हो गई। मतलब अब आपका काम नहीं, आपका जन तय करेगा कि समाज में आपकी जगह क्या है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय, राजा और योद्धा, उसके बाद वैश्य, किसान और व्यापारी, और सबसे आखिर में शूद्र, जिनका काम सेवा करना था। ये एक पिरामिड जैसा बन गया जो वक्त के साथ और पक्का होता गया। इसी समाज में एक और बहुत बड़ा और दुखद बदलाव आया, और वो था महिलाओं की स्थिति में गिरावट। सोचिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञों में हिस्सा लेती थीं, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो भजन तक रचती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उन्हें इन सब चीजों से दूर कर दिया गया। उनके प्रॉपर्टी राइट्स छीन लिए गए, और तो और सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के बीज भी इसी दौर में पड़ने लगे थे। तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े बदलाव ज्योग्राफी में, सोसाइटी में हो क्यों रहे थे? इन सब के पीछे वजह क्या थी? खैर, इसका एक बहुत बड़ा जवाब एक छोटी सी चीज में छुपा है, एक धातु, और वो थी लोहा। इसे आप आयरन रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ग्रंथों में लोहे को कृष्ण आयस यानी काला धातु कहा गया। अब सोचिए, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियां मिली तो गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया। लोहे के हल बने तो सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया, और इसका नतीजा बिल्कुल क्रांतिकारी था। लोगों का घूम घूम कर जीने का तरीका खत्म हुआ और वो एक जगह बसकर खेती करने लगे। एग्रीकल्चर ही अब इकोनॉमी की रीढ़ बन गई। और जब इकोनॉमी बदलती है तो पॉलिटिक्स कैसे पीछे रह सकती है? तो बस अब छोटे छोटे कबीलों का जमाना जा रहा था और बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था। तो पॉलिटिकल सीन अब पूरी तरह से बदल रहा था। जो पुरानी कबीलाई सभाएं थीं, जैसे सभा और समिति, उनका असर अब कम होने लगा था। क्यों? क्योंकि राजा यानी किंग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। छोटे छोटे कबीले एक साथ मिलकर बड़े राज्य बनाने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, ये सब उसी दौर के बड़े नाम हैं, और असल में यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर विशाल महाजनपद खड़े हुए। अच्छा, तो समाज बदला, राजनीति बदली, लेकिन एक और चीज थी जिसमें जबरदस्त क्रांति आ रही थी, और वो थी लोगों की सोच, उनका विश्वास, उनका धर्म। धर्म का मतलब अब सिर्फ बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं रह गया था। पर हुआ ये था कि इस दौर में धर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे जो बहुत खर्चीले होते थे और महीनों तक चलते थे। जाहिर है, इससे पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों की पावर बहुत बढ़ गई। लेकिन जो आम इंसान था वो धर्म के इस मुश्किल और महंगे रूप से खुद को कटा हुआ महसूस करने लगा। और बस इसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के रिएक्शन के तौर पर एक नई सोच का जन्म हुआ, और वो सोच थी उपनिषद। ये ऐसे ग्रंथ थे जिनका फोकस यज्ञ या बलि पर नहीं था। इनका फोकस था ज्ञान पर। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
इन सवालों के जवाब खोजने पर। असल में भारतीय फिलॉसफी की गहरी जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। और उपनिषदों का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो इस एक लाइन में छिपा है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ईश्वर या परम सत्य को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर इंसान के अंदर ही मौजूद है। अब ये सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था। इसने लोगों का ध्यान बाहरी कर्मकांडों से हटाकर अंदर की तरफ, खुद की खोज की तरफ मोड़। तो अब सवाल आता है कि इस पूरे दौर की विरासत क्या है, इसने हमें क्या दिया? तो देखिए, इसने सिर्फ कुछ बदलाव नहीं किए, इसने आने वाले भारत का पूरा फाउंडेशन तैयार किया। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसकी मुख्य देन क्या थी। राजनीतिक तौर पर इसने पहले राज्य और साम्राज्यों की नींव रखी। सामाजिक तौर पर इसने वर्ण व्यवस्था वाला ढांचा दिया। आर्थिक रूप से इसने खेती पर आधारित एक मजबूत इकोनॉमी बनाई और दार्शनिक तौर पर उपनिषदों के जरिए भारतीय दर्शन को जन्म दिया। और हाँ, इसने वो माहौल भी तैयार किया जिसमें आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म जैसे बड़े आंदोलनों का उदय हुआ। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि इस हजारों साल पुराने दौर में जो सामाजिक ढांचे बने, जो राजनीतिक सिस्टम शुरू हुए और जो दार्शनिक सवाल उठाए गए, क्या आज भी वो भारतीय उपमहाद्वीप को किसी न किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।